चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें होगा। देखें, व्हाट इज़ एन ऑफेंस, जुर्म क्या है। जो भी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको पीपीसी ने प्रोहिबिट किया है, उसके लिए पनिशमेंट रखी है, वो एक ऑफेंस है। अब इसमें इस चैप्टर में ये सूरतें बताई गई हैं जिनमें वो ऑफेंसेस एक्चुअली ऑफेंस नहीं है। मिसाल दे दूं, ए ने बी को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, उसकी डेथ कॉज की इंटेंशन थी कत्ल। सेल्फ डिफेंस, उसमें आके किसी को कत्ल किया तो वो कत्ल तो नहीं होगा, क्या उसको सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही जनरल एक्सेप्शंस बता रही हैं कि जो जनरल रूल है कि हर ऑफेंस की सज़ा है, यहाँ पे ये है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जिनकी सज़ा नहीं है, वो जनरल एक्सेप्शंस है। अब इसमें लेकिन एक बात याद रखनी है कि जिस तरह कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? कंप्लेनेंट पे होता है कि उसने जो एलिगेशन लगाए हैं वो उसने प्रूव करने। ये जो सी एक्सेप्शंस आ रही हैं ये स्पेशल प्लीज हैं जो कि एक्यूज्ड ने लेनी होती हैं। किसने? जिस पे इल्ज़ाम लग गया। मेरे पे इल्ज़ाम फॉर इंस्टेंस लग गया कि जी मैंने किसी का कत्ल किया। अब ये बात किसने साबित करनी है? उन्होंने, मुद्दई ने साबित करनी है। बट अगर मैं ये आगे से डिफेंस लेता हूँ कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा, तो ये किसने बात साबित करनी है? मैंने। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एक्यूज पे जब भी कोई जनरल एक्सेप्शंस वाला सिचुएशन की वो प्ली लेता है, डिफेंस लेता है। पहली बात इसी चैप्टर में यही है कि वो ऑफेंसेस जो किसी ख़ास इन सिचुएशंस में किए जाए, जो चैप्टर 4 में बताई गई हैं, तो वो ऑफेंस नहीं होंगे, उनकी पनिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 76। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कि किसी बंदे ने कोई एक एक्ट किया है जो उसको लगता है कि कानूनी तौर पे उसको करना चाहिए था, या उसको ये गलती लग रही है कि वो बाउंड था उसको करे, ये इस एक्ट को ऑफेंस नहीं कहेंगे। अगर देखें, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और who by reasons of a mistake of fact and not reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। यानी उसको ये गलती लगी है कि वो कानूनी तौर पे वो करना था उसने एक्ट। अब इसकी एग्जांपल देख लो। पहली एग्जांपल तो इन्होंने ये दी है कि अगर ए सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब कहते हैं हजूम को, उसको अगर उसके सीनियर ने कह दिया है कि जी आप इस मॉब के ऊपर फायर कर दो, इस हजूम के ऊपर फायर कर दो, किसने? सुपीरियर ऑफिसर ने उसको कहा। अगर उसकी वो कमांड्स के अंडर आके वो फायर कर देता है, क्या ये जुर्म है? नहीं। क्यों? ही इज़ बाउंड बाय लॉ। उसके सुपीरियर ने उसको कहा कि जी करो तो वो करेगा। ये ऑफेंस नहीं है, इसकी सज़ा नहीं है। दूसरी इसकी एग्जांपल है, ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग। अब एक कोर्ट ने कहा है कि जी जाके किसी अपने ऑफिसर को कि जाके बी को अरेस्ट करके लेके आओ। वो बंदा जाता है, पूछता है कि फिर जो एक बंदा वहाँ पे खड़ा होता है वाई, उसको लगता है कि यही बी है, उसने अपनी तरफ से पूरी करनी है तसल्ली कि ये बी है, बट वो और वाई को बी समझ के अगर ले गया, उसको अरेस्ट करके ले गया, तो गलती से उसने अरेस्ट तो किया है ना, इलीगल उसकी अरेस्ट तो है, क्या उसको इलीगल अरेस्ट की सज़ा मिलेगी? नहीं। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन वो बाउंड बाय लॉ समझ के उस दौरानिए में वो कर रहा है, सो इसकी पनिशमेंट नहीं होगी। कोई भी एक्ट बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर की जाए वो नहीं होगी। 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। नथिंग, यानी जो जजेस वगैरह हैं,
Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. सीधी सी बात है कि जजों ने जो फैसले करते हैं, मिसाल ले लेते हैं, क्या उन एक जज ने अगर किसी को सज़ा दी, डेथ की सज़ा दे दी, फिर ऊपर जाके वो फैसला अगर रिवर्स हो जाए, उसने तो नीचे डेथ की सज़ा दे दी थी, क्या उसको सज़ा मिलेगी? क्यों? एक्टिंग जुडिशली प्लस यहाँ पे वर्ड अगर गौर करो, गुड फेथ आ गया कि उसने तो जो फैसला देना वो गुड फेथ में ही देना है ना। बट यहाँ पे एक्सेप्शन फिर इसकी भी आ जाती है कि अगर उसने रिश्वत वगैरह लेके, ब्राइब वगैरह लेके किया, फिर भी उसको पीपीसी के अंदर तो सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका अपना सेपरेट सिस्टम है, ठीक है ना, उनको जजों के कंडक्ट से रिलेटेड, वो एक डिफरेंट बात हो जाती है। लेकिन इन गुड फेथ जजेस ने, वरना तो इस तरह जज, अगर जो भी जज फैसला करते हैं उसके बाद अपील में अगर फैसला रिवर्स होता है तो जजों के खिलाफ FIR ना होनी शुरू हो जाए कि जी आपने ये फैसला गलत किया है। तो ये प्रोटेक्टेड है, जजेस के गुड फेथ में जुडिशली उन्होंने जो फैसले करने हैं वो प्रोटेक्टेड है, वो ऑफेंस नहीं गिने जाएंगे। अब ये इसकी एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं कि एक जज ने यहाँ से नीचे से, ये पिछले दिनों टीवी पे भी आया था कि सज़ा दे दी थी डेथ की सेशन कोर्ट ने, फिर वो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया था, सेटिसाइड किया था कि ये नहीं बनती डेथ, लेकिन जब तक उसको वो सेटिसाइड किया था तब तक पीछे फांसी दे दी गई थी ना। अब उस केस में क्या उस जज को, जिसने सेशन जज ने थी उसको फांसी दी नीचे, क्या उसको सज़ा होगी? उस पर कोई FIR होगी? बंदा तो हालांकि वो मर गया, बेगुनाह था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बट नहीं, क्योंकि उसने तो अपने गुड फेथ में जो उसको समझ आया उसने किया, उसने जुडिशल अपनी ड्यूटीज़ के दौरान किया। सो यहाँ पे ये ऑफेंस नहीं है। 78 एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी काम कोर्ट का ऑर्डर दे के, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी बंदे को करने के लिए और उसके दौरान अगर कोई एक्ट हो जाए, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर या जजमेंट दिया उसकी परसुएंस में कोई बंदा अगर कोई काम करे, इफ़ डन वायलेस्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, यानी वो कायम है, अभी कंटिन्यू है, वो सेट असाइड वो ऑर्डर नहीं हुआ, इज़ एन ऑफेंस नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव, यानी इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन थी उस केस की या नहीं थी। क्लियर? यानी किसी बंदे ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि उसको किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो उस बंदे ने अगर वो कर दिया तो ये नहीं देखना कि उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, ये बात इररिलेवेंट होती है, उसने वो जो एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब ऊपर वाले और इसमें यही उसने फ़र्क बताया कि एक पहले वाले में था कि जजेस का, इसमें आ गया कि कोई ऑफिसर जो कोर्ट के ऑर्डर को अबाइड कर रहा है वो भी प्रोटेक्टेड है, उसने अगर वो किया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, अच्छा ये 76 से ही रिलेटेड है। अब उसमें था बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे आ गया जस्टिफाइड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजंस टू बिलीव मिस्टेक्स। अब इसकी एग्जांपल देखो, उससे समझ आएगी। एक बंदा अगर आपके सामने कोई एक ऑफेंस कमिट करने लगा, ठीक है, ए बी को मारने लगा, और आप बी को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए उसको रोकते हो, ए को बाई फोर्स रोकते हो। बाई फोर्स अगर आपने उसको रोका है तो क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं। यानी यहाँ पे आप जस्टिफाई कर रहे हो कि पहले में था 76 में यू आर बाउंड बाई लॉ, आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, किसी सीनियर ने, ऑफिसर ने दूसरे को हुक्म दिया है तो उसने करना ही करना, ठीक है। इसमें जस्टिफाइड बाई लॉ है कि अब मुझे लगता है कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बी को नहीं बचाऊँगा तो ए ने मारना ही मारना, ठीक है। तो अगर उसको बचाने के लिए मैं कोई ए को रोकता हूँ, बाई फोर्स रोकता हूँ, उसको पंच शंच मार देता हूँ,
उसको छोटी मोटी कोई हर्ट आ जाती है तो वो जस्टिफाइड है मेरे लिए, कि मैंने वो जस्टिफाई इस तरह हो जाएगा मेरा वो एक्ट और वो ऑफेंस नहीं होगा। क्लियर हुई या नहीं? दोनों में फ़र्क। 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई एक्सीडेंट हो जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं लीगली अलाउड हूँ कि मैं ड्राइव करूँ। यहाँ पे वर्ड आ गया मिसफॉर्चून, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपनी राइड पे ठीक जा रहा हूँ, आगे एक बंदा आ गया, एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे की डेथ हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है, वो बंदा गलत आया, अब मैं जा रहा हूँ, वो अचानक मेरी सड़क मेरे से आगे से क्रॉस करने लग गया, जो कि ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा इस तरह देखते हो ना कि आप रोड पे बंदे अचानक आगे से आप अगर नहीं आपसे ब्रेक लग सकती, टाइम उसका डिस्टेंस थोड़ा है और उस बंदे में हिट करके और वो मर जाए, तो क्या वो ऑफेंस होगा? मैंने कोई गलती की है? यहाँ पे वर्ड मिसफॉर्चून है, यानी आपका ना तो इंटेंशन है, आप लीगली भी पूरा कर रहे हो, आप पूरी प्रिकॉशंस भी ले रहे हो, ड्राइविंग भी आप ठीक कर रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से एक्सीडेंट हो। लेकिन इस बात में अब ये भी आ जाती है, अगर कोई बंदा मोबाइल सुन रहा है, नेग्लिजेंस, कोई बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा है, कुछ बंदे ने कोई ड्रिंक की हुई है, वो सारी बातें डिफरेंट हो जाएंगी। इस सेक्शन की हद तक सिंपल ये है कि मेरे पार्ट पे कोई गलती नहीं थी, फिर उसको एक्सीडेंट गिना जाना है, ठीक है ना? ये मैंने डिफेंस लेने हैं बाकायदा, फिर वो ऑफेंस नहीं है और इसकी सज़ा नहीं होगी। अब क्लियर है तो बता दो। 81 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी ज़रूरत के तहत कोई काम अगर कर दिया जाए कि कोई आपके पास ऑप्शन ना हो, क्या कोई हार्म को बचाने के लिए, किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए आपने कोई एक एक्ट कर लिया और आपको पता भी हो कि इससे नुकसान जो है वो कम होएगा, अगर मैं ये काम कर लूँ तो ये कम होगा, अगर दूसरा करूँगा तो ज़्यादा होगा। इसको अगर सेक्शन में देखो, nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। किसी बंदे को बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप कोई एक एक्ट करते हो। मिसाल ले लेते हैं, इस घर में, मैं अपने घर को नहीं कहता हूँ, ये साथ वाले घर में आग लग गई, ठीक है, अब वहाँ पे बंदे हैं ऑब्वियसली उस घर के अंदर जो कि जिनको बचाना ज़रूरी है, लेकिन उस घर में आप सीधा एंटर नहीं हो सकते। आप मेरे घर में से होके एंटर होगे तो फिर आप जाके उस घर में एक्सेस आपको मिलती है और आप उनको बचा सकते हो, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर को ताला लगा है, आप मेरे घर का ताला तोड़ देते हो, फिर मेरी इजाज़त के बगैर एंटर होते हो, ट्रेसपास कर रहे हो, लेकिन ऊपर जाके आप उसको बचा लेते हो उनको। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपकी इंटेंशन क्या थी? उनको बचाना था। अगर नहीं बचाते, मेरे घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ते, मेरे घर में आप ट्रेसपास नहीं करते, तो उन्होंने तो मर जाना था ना। उनको बचाने के लिए ज़रूरत के तहत आपने अगर कोई एक्ट किया है जो कि ऑफेंस नॉर्मल कोर्स में होता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। दूसरी, अब इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो भी बड़ी मज़ेदार है कि एक वो बड़ा बहरी जहाज़ जा रहा था, तो अचानक उसके सामने एक आगे से एक जहाज़ आ गया, ये बोट आ गई। अब उसमें कोई 300-400 बंदा था। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये उसको लेफ़्ट मोड़ दे अपने जहाज़ को, लेकिन अगर लेफ़्ट मोड़ता तो वहाँ पे भी एक बोट थी आगे, उसमें भी 2-3 बंदे थे। अब उन 400 बंदों को बचाने के लिए और अपने जहाज़ को बचाने के लिए उसमें भी ऑब्वियसली बंदे होंगे। ये अगर 2 बंदों
इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लेफ़्ट मोड़ देता है और उस कश्ती पे चला जो छोटी बोट है जिस पे 2-3 बंदे सवार थे, इसको पता भी है कि मैं मोड़ूंगा उस पर चढ़ जाएगी, वो बंदे मर जाएंगे, वो कर देता है और वो 2-3 बंदे मर जाते हैं, तो ये भी ऑफेंस नहीं। इसने ज़रूरत के तहत किया है कि ये बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा सा करना पड़ा, नॉलेज भी है कि ये मर जाएंगे फिर भी। तो ये था सेक्शन 81। क्लियर? कोई क्वेश्चन? 82 Act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. किसी भी बच्चे ने कोई ऑफेंस कर दिया ना जिसकी उम्र 7 साल से कम हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी कोई ऐसी परेशानी वाली नहीं है। 83 लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि 7 साल बच्चे ने अगर किया है कोई ऑफेंस तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उससे करवाया है ना वो ऑफेंस होता है और वो जिसने करवाया उसको सजा मिलनी होती है। 83 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी बिटवीन 10 और 12 ईयर्स ऑफ एज होए और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 10 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। यार ये इसका ना अब इन्होंने कह तो दिया है कि बिटवीन 10 to 12 ईयर्स बच्चे ने अगर कोई ऑफेंस कमिट कर लिया है तो ये अब ये जज कैसे होगा कि जी वो इतना मेच्योर है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो काम कर रहा है वो एक एक्ट इतना डेंजरस है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि कोई जुर्म हो जाएगा, कोई बंदा मर जाएगा या ग्रेव असर्ट आई, ये डिटरमिन कोर्ट नहीं करना होता है। और इसका हम लोग यहाँ पे बैठ के फिलोसफिकली मैं तो नहीं उसको बता सकता हूँ कि किस तरह उसको जज करेगी कोर्ट। अगर एक बच्चा जो 10 से 12 साल का नॉर्मली वो इतनी उनकी मेच्योरिटी होती है कि उनको पता होता है कि आजकल तो मेरे ख्याल 7-8 साल का बच्चा उसको हर बात का पता होता है, तो ये 10 से 12 साल इन्होंने एज लिमिट की हुई है। अब ये डिटरमिन कोर्ट नहीं करना कि उसकी इतनी है अंडरस्टैंडिंग, उसको इतनी समझबूझ है या नहीं है। दूसरा इसमें लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये बच्चा स्टिल इमेच्योर है, इसको नहीं पता था इसने क्या किया, तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये तो बच्चा मैच्योर है, इसको सारा पता था, फिर वो ऑफेंस होगा। सो कोड नहीं डिटरमिन करना, बस इतना याद रखो कि अगर तो मैच्योर इनफ है, उसको पता है, तो फिर वो ऑफेंस है, अगर नहीं है मैच्योर इतना तो फिर नहीं है ऑफेंस। 84 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो फातरुल अकल है, जो पागल होते हैं, दिमागी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं होता, उनके बारे में। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाई रीजन्स ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। यानी ये अब इसमें ये कह दिया गया है कि उसको जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो जो ये काम कर रहा है वो इलीगल है और ये एक ऑफेंस है, फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, उसको नहीं, वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। 85 एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन जो नशे वाले हैं, लेकिन जहाँ पे पूरी बात इसी एक वर्ड में है, कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी दूसरे ने नशा करवाया, उसकी विल के अगेंस्ट अगर दे के कोई काम करवाया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। 7 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट, अगर मर्जी के साथ किसी ने कोई काम करवा लिया है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। अगर एग्जांपल यहाँ पे ये वैसे वो बॉक्सिंग वाली है ना, हाँ, अगर बॉक्सिंग खेलते हैं जो पंच मारते हैं ना एक दूसरे को, कंसेंट तो यही होती है ना, को बंदा मर जाए, रिंग में मरता नहीं है, तो जिसने मारा होता है वो पंच, क्या उसको सज़ा हो जाती है, यही बात है। अगर कंसेंट दे दी है
तो फिर वो ऑफेंस कंसिडर नहीं होना। लेकिन वो जिसने कंसेंट दिया वो भी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 88 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ एंड फॉर पर्सनस बेनिफिट। कोई एक्ट कंसेंट के साथ किया गया, गुड फेथ में किया गया। डॉक्टर्स को हम कंसेंट नहीं देते होते ऑपरेशन के दौरान। ये हमारे पाकिस्तान में भी बड़े बड़े ऑपरेशन जो होते हैं वो पहले एक देते हैं कि जी उनके गार्डियन से, या अगर वो खुद बंदा होश में है तो उसको देते होते हैं कि जी फिलअप कर दो। ये वही बात है कि वो तो ऑब्वियसली गुड फेथ में ही करेंगे ना उसका ऑपरेशन। आगे उसकी अगर डेथ हो जाए तो वो डॉक्टर पे पर्चा नहीं हमने करवा देना कि जी आपने बंदा मार दिया। ऐसे ही है, ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये जितनी भी बातें आ रही हैं, एक बात ज़हन में रखनी है, ये डिफेंसेस जब भी किसी अक्यूज ने लेने हैं तो उसने प्रूव भी करने हैं। ये एक्सेप्शंस है। सेल्फ डिफेंस आगे आ रहा है, वो आपने ही प्रूव करना है। आपको नशा किसी ने पिलाया हुआ था जिस वजह से आपने कोई ऑफेंस कमिट कर लिया, आपने प्रूव करना। आपको कंसेंट दी गई थी, आपने प्रूव करना है। 89 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, यानी किसी इंसेन या किसी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई कंसेंट दे दी जाए, उसका गार्डियन दे दी जाए। मिसाल वही आ गई कि अगर बच्चे के ऑपरेशन के लिए या किसी इंसेन बच्चे की इंसेन बंदे की ऑपरेशन के लिए अगर कंसेंट दिया उसके गार्डियन ने, वो तो ऑब्वियसली उसके गुड फेथ में ही दे रहा है ना कि ऑपरेट होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया तो क्या ये ऑफेंस होगा? गार्डियन पे एफआईआर हो जाएगी? नहीं। ओ सॉरी, डॉक्टर पे एफआईआर होएगी? नहीं, गुड फेथ में दी गई थी। नेक्स्ट 90 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ और मिसकंसेप्शन, यानी अगर कंसेंट दी गई है डर में या मिसकंसेप्शन हो कि मुझे ये किसी बंदे को लगे कि मुझे ये कंसेंट दे दी है, इन दोनों सूरतों में जो कंसेंट होगी वो नहीं मानी जाएगी। अब इस सेक्शन में जो क्लियर बताई हुई हैं, फियर में दे दे कोई कंसेंट, मिसकंसेप्शन में दे दे, बाई ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पागल बंदा जो है अगर वो कंसेंट दे दे, अब बाई ए पर्सन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, किसी बंदे ने कोई नशा किया हुआ वो कंसेंट दे दे, बाई ए पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो ये सारी जो कंसेंट्स होंगी इनको कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये वैसे इलेबोरेट कर रहा है, क्लियर आ गई? ये 4-5 बातें आ गई कि ये कंसेंट नहीं कंसिडर होंगी। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू द होम इट इज़ मेड। अब इसकी एग्जांपल है कि कोई कम्युनिकेशन किसी को गुड फेथ में दी जाए, कोई बात बताई जाए किसी का भला करने के लिए। अब इसमें एग्जांपल ये दी हुई है कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ को बता दिया है कि यार आप नहीं बचोगे, ਤੁਹਾਡੇ चांस बड़े घट है बचने के, ठीक है ना, सादा लफ्ज़ है, वो उस बीमारी से तो ना मरे, उसकी बात सुन के मर जाए इस तरह ही खौफ से ही मर जाए, तो ये यहाँ पे क्या, उसको डॉक्टर को अब उस पर लग जाएगी 302। बेशक शौक की वजह से होगा, लेकिन गुड फेथ में उसने बताया था कि आप लाइलाज हो गए हो, अब आपका इलाज नहीं होगा। अब लेकिन दूसरी इसके देख लो कि अगर कोई अप्रैल फूल करता है, होता है ना हमारे यहाँ, क्या वो इसमें कवर होता है? क्यों होना तो चाहिए। क्यों? गुड फेथ वर्ड है यार, वहां पे कोई गुड फेथ में तो नहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि फलाना फौत हो गया। आप किसी के घर फोन करते हो कि आपका जी बेटा फौत हो गया, और वाकई अगर वो फौत हो गया और ये खबर सुन के उसकी माँ भी फौत हो जाए, तो ये तो आपने तो गुड फेथ में उसको कम्युनिकेट ही किया है ना। अब आपका मकसद ये तो नहीं था कि उसकी माँ भी फौत हो जाए, बट अगर वो फौत होगी तो ये ऑफेंस नहीं। लेकिन अगर आपने अप्रैल फूल मनाने के लिए उनको फ़ोन किया कि जी आपके बेटे की डेथ हो गई है, ये ऑफेंस होगा अगर उसकी माँ की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, किसी को थ्रेट दे के कोई काम करवाना। एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, दो बातें आ गई, मर्डर के केस में और जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं उनमें अगर डेथ की पनिशमेंट है, उन दो को छोड़ के अगर किसी से थ्रेट के ज़रिए कोई काम करवाओगे तो वो ऑफेंस नहीं होगा।
लेकिन थ्रेट के ज़रिए अगर आपने किसी का मर्डर करवा लिया या गवर्नमेंट या मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी करा ली, ठीक है ना, इस किस्म के कोई ऑफेंस हो गए तो उनकी सज़ा। अब इसकी एग्जांपल लाइव कौन सी है? इकराहे ताम, इकराहे नाकिस। हम यहाँ पे पहली लाइन में इन्होंने कहा कि मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिनकी पनिशमेंट डेथ हो, उनको छोड़ के बाकी सूरतों में अगर किसी से आपने कोई डरा धमका के कोई काम करवा लिया तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे क्योंकि बेशक आपको डराया धमकाया भी गया था, लेकिन आपने किसी का मर्डर किया था तो सज़ा होनी थी। ये है जी 94। 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी किसी को बहुत स्लाइट सी हार्म पहुँचे किसी एक्ट से, वो भी ऑफेंस नहीं। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. Private defense is also called self defense. 96 सिंपल कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई एक्ट आपने किया तो वो ऑफेंस नहीं है। 97 ये अब तरतीब के साथ आगे आगे इसको बढ़ाता जाता है इसमें। 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी राइट ऑफ डिफेंस कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, राइट टू डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी मेरे जिस्म की या मेरी किसी प्रॉपर्टी की। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। सेक्शन 99 बाद में आएगा, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अभी के लिए हिज ओन बॉडी, उसकी अपनी बॉडी, और एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी अपनी बॉडी को बचाने के लिए, किसी दूसरे की बॉडी को बचाने के लिए अगर आपने कोई सेल्फ डिफेंस में एक्ट करना है तो वो आपको अलाउ है। सेकेंडली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंस हैं? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्लियर? बॉडी से रिलेटेड कौन से ऑफेंस? कत्ल, वो जो कत्ल, हर्ट, रेप, और दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आके मेरी चीज़ को चोरी करने, थेफ्ट करने की करी, रॉबरी, मेरे घर रॉबर्स आ जाए, डकैती, वो भी इसमें कवर है, मिसचीफ, ट्रेसपास, ये सारे जो हैं इनके अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस ले सकते। कोई बाम। सो 97 कितनी किस्म के हैं जी? कितनी किस्म की चीज़ों के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो ना? और दूसरा एक बॉडी, दूसरा बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बॉडी एंड प्रॉपर्टी याद कर लो। 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by the reasons of the youth, unsoundness mind, intoxication, misconception। यार हमने पीछे पढ़ के आए हो ना कि जो अनसाउंड जो पागल बंदा कोई एक्ट करेगा, कोई बंदा नशे में है जो कि इसको किसी और ने दिलवाया, कोई बच्चा करेगा तो वो ऑफेंसेस नहीं होते। लेकिन वो बच्चा अगर आपके अगेंस्ट कर रहा है, वो पागल बंदा आपके अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस ले सकते हो? उसको मार सकते हो अगर वो आपको मारना चाह रहा है, मार सकते हो। यही वो कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी आप उसके अगेंस्ट। यार फिर इसको ना, इसकी एग्जांपल देख लो। Z under the influence of madness attempts to kill A। Z पागल बंदा है, वो उस पर जब पागलपन का दौरा पड़ा हुआ ना, वो A को मारने की कोशिश कर रहा है। Z is guilty of no offense। Z जो है वो guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z was sane। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पागल बंदा आपको मारने आ रहा है, उसको तो छूट है, उसके लिए तो ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप कहोगे यार मुझे तो मार ही दो, ठीक है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं। आप उस पागल बंदे के अगेंस्ट भी सेल्फ डिफेंस लोगे अपने आप को बचाने के लिए। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने पागल बंदे को जिसको छूट थी उसको अलाउ था कि आपको मार देता और आप नहीं ले सकते थे। नहीं, पागल बंदा कोई बच्चा हो गया, किसी ने
किसी को इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो बंदा है जिनको छूट है, उनके अगेंस्ट भी आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। 99 रिस्ट्रिक्शंस है। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किन सूरतों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास नहीं होता? देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in a good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। दो बातें आ गई। अगर तो कोई पब्लिक सर्वेंट से आपको एप्रीहेंशन है ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उसके अगेंस्ट आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। दूसरी बात, अगर तो किसी पब्लिक सर्वेंट से आपको इस किस्म की एप्रीहेंशन खदशे नहीं है कि वो आपको मार देगा या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, तो उस सूरत में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब यहाँ पे एंड पे उसने एक और बात कर दी कि जो उसका एक्ट है, इवन दो अगर वो जस्टिफाइएबल बाय लॉ भी ना हो, जो वो एक्ट कर रहा है ना वो भी सही ना हो, फिर भी आपने उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, अगर आपको ये खतरा ना हो कि उसने मुझे मार देना। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो है उसमें ये कह दिया गया कि अगर कोई बंदा किसी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन के अंदर ऐसा एक्ट कर रहा हो तो वहां पे भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। सिद्धू क्लियर हो गया? राइट। दूसरी काइंड आ गई कि कोई डायरेक्शन के अंदर भी कर रहा होगा तो वहां पे भी सेम वे ही चलता है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव recourse to the protection of the public authorities। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तीसरी रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि जब सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास टाइम हो कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुला सकते हो, वहाँ पे भी आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं लेना। फॉर इंस्टेंस, मेरे घर में, मैं इस कमरे में बंद हूँ, मेरे घर में चोर आ जाते हैं या डकैत आ जाते हैं, घर में 2-3 बंदे आ जाते हैं, मैं कमरे में बंद हूँ, मैं यहाँ से 15 पे कॉल करके पुलिस बुला सकता हूँ, इतना टाइम तो है ना मेरे पास। तो यहाँ पे मैं नहीं यहाँ से गन निकालूँ, बाहर निकल के मैं सारों को फ़ौरन ही गोली मार, फिर मैं कहूँ जी मेरा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, मैंने मार दिया। नहीं, अगर आपके पास टाइम है अथॉरिटीज़ को बुलाने का तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ को बुलाओ, सीधी फायरिंग आप पे ना शुरू कर देना। दूसरे लफ्ज़ों में इसका ये आता है। Extent to which the right may be exercised. The right of private defense is no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। अब ये चौथी रिस्ट्रिक्शन है, ये भी सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी बंदे ने थप्पड़ मारा है, क्या जवाब में आप उसको गोली मार दोगे? ये तो फिर आप कहोगे ये मेरा प्राइवेट डिफेंस है, मुझे उसने थप्पड़ मारा था, मैंने गोली मार दी। आपके घर में चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं, वो उनके पास डंडे हैं, आप बंदूक निकाल कर उनको गोलियां मार देते हैं, सेल्फ डिफेंस ये है नहीं। उतनी हार्म पहुंचानी है कि जितनी, अगर एक बंदा है उसके हाथ में पिस्तौल है, उसने मेरी तरफ कर दी, ठीक है, मैं खाली हाथ हूँ, यहाँ पे मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मेरी जान को ख़तरा है, वो ऊपर वाली जगह पे वो खड़ा है, नीचे मैं हूँ, कमज़ोर मैं हूँ, बट वही पिस्तौल अगर मैंने छीन लिया है और फिर मेरे हाथ में पिस्तौल है और वो खाली हाथ है, क्या मैं उसको गोली मार दूंगा? गोली मार के मैं कहूँगा ये मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? नहीं। क्यों? वो खाली हाथ था, मैं ऊपर वाली जगह पे चला गया, वो कम। जब तक आप कमज़ोर हो ना तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब आप तगड़े हो गए तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, जितना उन्होंने ज़रूरी है उतनी हार्म देनी है। अगर थप्पड़ से काम होता है तो थप्पड़ ही मारना है, ये नहीं कि वहाँ पे बंदूक निकाल के फायर ही चला दो, इसका मतलब ये है। अब ये बड़ी बारीक बातें हैं इसकी सेल्फ डिफेंस की, इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम है, सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना लिटरली, कि आपने एक्सटेंड तो नहीं किया, क्या ज़रूरत थी इस बात की कि आप यहाँ पे उसको गोली मार देते? क्या आपको इतना ख़तरा था कि अगर आप उसको गोली ना मारते तो उसने आपको मार देनी थी? बातें साबित करनी ना सेल्फ डिफेंस में ज़रा मुश्किल हो जाती। रिस्ट्रिक्शंस बहरहाल अपनी ये 99 बहुत इम्पोर्टेंट है
इनको रट्टा लगा लो, ये इनमें से क्वेश्चन आना है 99 में से। नेक्स्ट 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी किन किन सूरतों में आप, इस सेक्शन में बता दिया गया कि किसी बंदे को मार सकते हो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में। पहले 99 में क्या थी, यानी कब तक आपने क्या, किन किन सूरतों में आपने कितना यूज़ करना। 100 में कह दिया कि किन किन सूरतों में आपने उसको मारने का राइट है आपको। फर्स्टली सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट, अगर आप उसको नहीं मारेगा तो वो आपको मार देगा, इस किस्म की अप्रीहेंशन है तो आप मार सकते हो। दूसरी बात, सच एन असॉल्ट मे रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ दैट ग्रीवियस हर्ट, तो अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का भी आपको खतरा है फिर भी आप कर सकते हो। तीसरी, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, रेप का आपको हो फिर भी आप कर सकते हो, मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं। अननेचुरल लस्ट है नेक्स्ट वन, वो भी अगर हो तो उसका खतरा हो तो फिर भी आप कर सकते हो। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, फिर भी आप मार सकते हो। लास्ट वन है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू, तो अब ये अगर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करो और उसको पता हो कि मैं कभी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो इस सूरत में तब भी डेथ आप मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में। 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, डेथ के अलावा कोई और हार्म पहुँचाने तक एक्सटेंड करता है। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट सेक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट, यानी अगर जो इसमें कह दिया गया लास्ट जो सेक्शन था 100 में जो बातें बताई गई हैं, जो से सिचुएशंस बता दी गई हैं, अगर उनमें फॉल नहीं ना कर रहे हो तो आपने मारना नहीं है, फिर कुछ और आप कर सकते हो, कोई हर्ट पहुंचा सकते हो, मारना नहीं है उन सूरतों में। वही बात आ गई ना कि किसी ने थप्पड़ मारा है आपको मैं गोली मार देनी है, नहीं, क्योंकि वो ये 6 में फॉल कर रहा है नहीं ना, तो फिर किसी और चीज़ से काम होता है तो कर लो। आपके घर में चोर आ गया तो आप उसको, वो खाली हाथ है बेचारा, आप उसको पकड़ लो, इनफ है। नहीं, खाली हाथ आ गया है चोर यार, कोई मजबूर आदमी भी हो सकता है, खाली हाथ बेचारा एक बंदा आ गया, फड़िया भी गया है, इसमें मारा, खाली हाथ बंदा एक आ गया है तो उसको पकड़ लो, इनफ है। वो ये थोड़ी है कि मारना पीटना शुरू कर दो। क्या कहते हैं उस बेचारे को, सामान उठा के दे दो। चलो आगे, 101 क्लियर हो गया ना। 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कब तक रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कितने टाइम तक आपके पास है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब तक आपको ये नुकसान है कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा तब तक, उतनी देर तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी होता है कि उतनी देर तक आप यूज़ कर सकते हो। जब वो ख़तरा टल जाए कि आपको पता है कि मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना, उस टाइम भी, जैसे मैंने वो एक एग्जांपल दी थी कि पहले वो खाली, उसके पास पिस्तौल था, मैं खा लिया था, फिर पिस्तौल मेरे पास आ गया, अब मेरी कंटिन्यूशन तो नहीं ना रही, मेरी जान को खतरा, मैं फिर भी गोली चला दूँ, वो गलत हो जाएगा। 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, पहले हमने बॉडी के पढ़े हैं, अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किन किन सूरतों में आप डेथ किसी बंदे को दे सकते हो, क्लियर हो रहा है। 103 क्या है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किन सूरतों में आपने डेथ कॉज करनी है, पहली बात वही आ गई, रॉबरी करेगा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करेगा, रात को आपका घर तोड़ के अंदर आएगा, मिसचीफ बाय फायर, आपके घर को कोई आग लगा देगा, कमिटिंग टू एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग टेंट वेसल, यानी किसी के घर को आग लगा दो, मिसचीफ बाय फायर है ना। 4-3, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर दिस विच में रीजनेबली अप्रीहेंशन, इन सूरतों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी बंदे की को मार सकते हो। डिफरेंट है, वो बॉडी वाली तो डिफरेंट थी, ये वाली अब डिफरेंट आ रही है, वहाँ पे थेफ्ट थी बॉडी वालों में, तो फिर आगे आ जाओ। 104,
व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी अदर हार्म देन द डेथ, ये भी उसी तरह आ जाता है। इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the exercise of right of private defense to be theft, mischief or criminal trespass not of any of descriptions, यानी वो जिस तरह बॉडी वाले में था ना, उसी तरह इसमें भी है कि अगर इन 103 में फॉल नहीं ना कर रहा, फिर आपने क्या करना है, जान से नहीं मारना, उसकी डेथ नहीं कॉज करनी, कोई और किसी तरीके से आप कर सकते हो। जिस तरह बॉडी में था कि वो पहले 6 में अगर फॉल कर रहा था तो आप उसको मार सकते थे, अदरवाइज़ नहीं। इसी तरह यहाँ पे ये है कि अगर ये 4 में फॉल करता है तो आप उसको मार सकते हो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अदरवाइज नहीं। 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी इसमें बता रहे हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या अवेलेबल है जब आपके पीछे कोई डेडली असॉल्ट हो रहा हो, आप पे कोई हमला कर रहा हो तब, और रिस्क ये हो कि उससे इनोसेंट पीपल को नुकसान पहुंचाएगा, क्या आप इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट। अब एग्जांपल, एक बंदा है जिसके पीछे एक हजूम लगा हुआ है और उसको ये खदशा है कि वो मुझे मार देंगे, वो मुसल्ला है, सोटे डंडे लेकर निकले हुए हैं, उसको पता है कि मुझे मार देंगे। अब उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास गन है कि वो फायर कर दे, फिर वो बच सकता है अपने सेल्फ डिफेंस में। बट मसला ये है कि वो जो हजूम है उसमें कुछ बच्चे भी हैं जो खेल रहे थे, किसी वजह से वो अंदर आ गए हैं। अब उसको पता है कि अगर मैं फायर करूंगा तो इनमें से किसी को लग भी सकती है, किसी बच्चे को भी लग सकती है जिनका कोई लेना देना नहीं। बट सेल्फ डिफेंस में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गोली चलाने के। अब अगर उसने गोली चला दी और किसी बच्चे को भी कोई वो गोली लगी, कोई नुकसान हुआ, तो क्या ये उसका सेल्फ डिफेंस में उसको एग्जेम्प्ट होगा, उसको पनिशमेंट मिल सकेगी, क्या ये ऑफेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में, ये सेक्शन में यही कहा गया है कि अगर सेल्फ डिफेंस में उसने कुछ ऐसे बंदों को भी नुकसान पहुंच जाता है जिनका कोई लेना देना नहीं था, इनोसेंट बंदे थे, जैसे वो बच्चे इनोसेंट थे, अगर उनको भी कोई नुकसान होता है, कोई फायर लग जाता है इस सिचुएशन में जो कि उसने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए किया है, तो जो उसने फायर किया था वो कत्ल नहीं होगा, वो मर्डर नहीं होगा, वो सेल्फ डिफेंस में ही आए। तो ये था सेल्फ डिफेंस।